क्या चल रहा था कल? संविधान सभा मतलब हो गया। आज हम लोग नया टॉपिक एक शुरू करेंगे, प्रस्तावना। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल, कुछ लोग जानते हैं प्रियम्बल के बारे में? क्या होता है प्रियम्बल? क्या होता है? अरे वो तो हिंदी हो गया उद्देशिका। बताइए कोई और। हाँ, बोल सकते हैं कि रूल बुक है। रूल बुक बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन माना जा सकता है। हम तब एक प्रकार से अगर हम लोग प्रस्तावना के बारे में अगर अच्छे से एक बार समझ ले रहे हैं, तो समझिए कि पूरे हम लोग का संविधान का क्या स्वरूप है, हम लोग का संविधान का क्या उद्देश्य है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग केवल यहाँ से पता कर सकते हैं, प्रियम्बल से, कि हम लोग का संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? संविधान की क्या स्वरूप है, संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक प्रकार समझिए कि पूरे संविधान का एक निचोड़ है ये। ठीक है ना? पूरे संविधान का एक निचोड़ है प्रस्तावना। कोई डाउट किसी को? थोड़ा देखेंगे यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में। जैसे सबको पता है कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें इसी तीसरी बैठक में ही एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाया। खासकर प्रस्तावना ही बोलते हैं, प्रियम्बल। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, हम भारत के हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, ऐसे करके शुरुआत होती है। लास्ट में दिया रहता है कि इसे कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया। इसे किया गया 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इस दिन यह लागू हुआ। यहां तक किसी को डाउट है समझने में? तो फिर समझिएगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की शुरुआत हुई थी संविधान सभा की तीसरी बैठक से। ठीक है ना? जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? इस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि जो हम लोग का जो संविधान बनकर भविष्य में तैयार होगा, संविधान जो हम लोग का बनकर भविष्य में तैयार होगा, वह संविधान कैसा रहेगा, कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, उस संविधान में हम लोग, उसका उद्देश्य क्या होगा। इस संविधान में हम लोग को जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, यानी न्याय के बारे में बात करता है कि कौन कौन से न्याय के बारे में बात कर रहा है। उसमें स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, कौन कौन से स्वतंत्रता रहेगी। इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पर दी गई थी जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? तो पहले इतना लिखेंगे इसे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, आवाज आ रही है। इसको लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, इसको समाप्त भी करना है प्रस्तावना को।
अरे भाई ऐसे उधर मैं लिखवाऊंगा अच्छे से, लेकिन तो ऐसे भी तो लिखिए ना, ताकि ये सब यही सब चीजें बाद में याद रहता है। वो तो लिखवाऊंगा मैं, 4-5 पेज उस तो रहेगा ही। एक कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, समझे, तो थोड़ा बच के रहना है सबको। पूरा यूरोप के लगभग 12-13 कंट्री में फैला हुआ है। भारत में भी आने का प्रबल चांस है, तो थोड़ा बच के रहना। वही सिम्टम है जो कोरोना में था, बुखार, आजकल वायरल फीवर हो भी रहा है, तो हो रहा तुरंत चेक करवा लेना है। समझ रहा है। अच्छा, क्लास स्टार्ट कब होता है? जैसे मानिए आप लोगों का टाइम 9 बजे है, चाहे 10 बजे, जो भी है, तो क्लास 9:15 तक स्टार्ट होता है क्या? 10 बजे हो जाता है? मतलब जब भी आपका टाइम हो क्लास का, हो जाता है। हो गया ये, हटाऊं? टाइम पे आते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैं भी टाइम पे ही जा रहा हूँ आजकल। कौन? हाँ, मेरा तो ठीक है, मेरा तो हर जगह ठीक रहता है। हो गया। अब देखिए, इस प्रस्तावना में थोड़ा हम लोग चीज़ों को पहले समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है। फिर इसका स्वरूप क्या है, और फिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो स्वरूप में वहां पे दिया गया कि जो भारत का जो संविधान है, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद, समाजवाद। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसी को क्या बोला जाता है? धर्म निरपेक्ष, सेकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, धर्म निरपेक्ष। उसके बाद गणतंत्रात्मक, और उसके बाद लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक। ये जो स्रोत है, क्या स्रोत है? हम भारत के लोग, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य में बहुत सारा चीज है। जैसे उद्देश्य में बात करता है न्याय के बारे में, ठीक है ना। उद्देश्य में क्या बात करता है? न्याय। ये न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय है। सवाल यहाँ पे पूछा है बहुत बार, बोलता है कि जो संविधान में जो न्याय दिया गया है वह कौन कौन से न्याय के बारे में बात करता है, ठीक है ना। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर ऑप्शन में दे रहा है कि क्या धार्मिक न्याय है, तो भारत में धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसीलिए यहाँ पर धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, उसके बारे में बात किया गया है स्वतंत्रता के बारे में। उसके बाद बात किया गया है समानता के बारे में, समता या समानता के बारे में। उसके बाद किया गया है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता
एवं अखंडता, अखंडता के बारे में। उसके बाद यहाँ बात किया व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात की गई है। यानी ये सब क्या है इसका, ये सब इसके उद्देश्य हैं। एक बंधुत्व भी लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। हो गया। अब देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में लगभग समझिए कि ये पूरा प्रस्तावना हम लोग का यही है, जिसमें ये बताया गया है कि संविधान का जो प्रस्तावना है या पूरा जो संविधान है उसका स्वरूप क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। फिर हम लोग को उसका क्या क्या उसमें उद्देश्य दिया गया है, तो न्याय के बारे में बात की गई है, स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, समता या समानता, इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में। राष्ट्र की एकता या अखंडता का मतलब सिंपल ये होता है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र को डिवाइड किया जा सके। हमेशा राष्ट्र में इंटीग्रिटी बनाकर रखना, यूनिटी बनाकर रखना है, ठीक है। फिर व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात कर रहा है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पे अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर रहा है। क्या है उसमें, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें क्या बोल रहा है कि भाई कैसा जीवन, तो गरिमापूर्ण जीवन जीना है, ठीक है ना। केवल जिंदा रहना नहीं है, गरिमा, एकदम गरिमा के साथ एक जीवन जीना है, उसी को बोलता है व्यक्ति की गरिमा। बंधुत्व का मतलब कि भाई यहाँ पे किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उसे कोई मतलब नहीं है, सब में एक बंधुत्व वाली भावना रखना है। इसलिए तो अनुच्छेद 17 को लाया गया है कि भाई अनटचेबिलिटी वाला कोई मामला ना हो, यहाँ पे छुआछूत का भाव ना हो किसी के अंदर। अगर ऐसा है तो क्या है, वो दंडनीय अपराध है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है या उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो वह क्या है, दंडनीय अपराध। उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उस व्यक्ति या उस संस्था के प्रति एक्शन ले सकती है। इसीलिए मौलिक अधिकार को क्या रखा गया है, इन्फोर्सिएबल रखा गया है। इन्फोर्सिएबल को मतलब क्या होता है, इन्फोर्सिएबल का मतलब कोर्ट में आप जा सकते हैं। हा? क्या बोलते हैं हिंदी में इन्फोर्सिएबल को, हाँ चुनौती दे सकते हैं, मान लीजिए चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में। हिंदी मुझे भी याद नहीं आ रहा इन्फोर्सिएबल को क्या बोलते हैं, लेकिन इन्फोर्सिएबल का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हाँ परिवर्तनीय नहीं, नहीं है, परिवर्तनीय है, इन्फोर्सिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके आपके जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी हो, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरा यह हनन हो रहा है, देखिए आप, ठीक है। कोर्ट फिर देखेगी उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे स्रोत के बारे में बात कर रहा है कि जो हम लोग संविधान को जो ताकत मिलती है वो किससे मिलती है, हम भारत यानी हम सभी लोगों से संविधान को ताकत मिलती है। जो इतना संविधान हम लोग का ताकतवर है, इस हम ही लोग के चलते ताकतवर है। उसके बाद बात कर रहा है कि स्वरूप, स्वरूप में पहला बोल रहा है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का सिंपल मतलब ये होता है, समझिएगा, प्रभुत्व संपन्न का सिंपल मतलब ये होता है कि पहले हम लोग गुलाम थे तो हम लोग अपना डिसीजन, खुद का डिसीजन नहीं ले पाते थे, जो लोग डिसीजन थोपते थे हम लोग को मानना पड़ता था। लेकिन आज हम लोग क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अपना इंटरनल मैटर हो या अपना एक्सटर्नल मैटर हो, बाहरी मैटर हो या आंतरिक मैटर हो, हम लोग खुद उसको हल करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो उसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। कोई दिक्कत समझने में, इसको बोलते हैं सोवर्निटी।
तो प्रभुत्व संपन्न का सिंपल मतलब होता है, फिर समझिएगा, कि भारत अब अपना डिसीजन, खुद का डिसीजन लेने के लिए तैयार है। वो कैसा भी डिसीजन हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बाहरी या आंतरिक कोई भी डिसीजन हो, हम लोग उसके लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। दूसरा बात है समाजवाद। यहाँ पे जो समाजवाद के बारे में बात की जा रही है, वो बात की जा रही है इक्वालिटी के बारे में, ठीक है ना। लेकिन समाजवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। इसके पिता किसको माना जाता है? फाउंडर किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। लेकिन यूरोप का जो समाजवाद है, यूरोप का जो समाजवाद है, उसमें संघर्ष दिखता है, उसमें विद्रोह दिखता है। लेकिन भारत का जो समाजवाद है वह इक्वालिटी पर बात करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, देखिए, जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है वो बोला कि भाई देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि धन का जो रिसोर्स का बंटवारा हुआ है, धनों का बंटवारा हुआ है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर आपको सही तरीके से करना होगा तो या तो आप जाइए संघर्ष कीजिए, उनका पैसा लूट कर लाइए और गरीबों में बांट लीजिए, एक उपाय है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भारत बोलता है, भारत का जो समाजवाद है गांधी तथा नेहरू के समाजवाद पर आधारित है। गांधी तथा नेहरू जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अच्छा, दूसरा बात, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि भारत जो है वह, या भारत का कोई राज्य है, वो किसी भी स्पेशल धर्म को नहीं अपनाएगा। भारत किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। किसी को कोई डाउट है? तब पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सेकुलर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बात हो रहा है कि भाई भारत किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा। अगर आप किसी भी धर्म के लोग हैं तो सभी धर्मों को सरकार सेम रूप से ट्रीट करेगी। इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो सेकुलर होना नहीं होना वो तो डिबेट की बात है, लेकिन संविधान में ऐसा दिया गया है कि भाई सबको सेकुलर होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब कि जनता का पावर, जनता का शासन, जिसमें पूरा पावर जनता के पास हो, और जनता अगर चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है, सरकार को ला भी सकती है, बस जनता ईमानदार हो। ये नहीं कि 500 पर बिक गया है? क्या है? नहीं नहीं, वो सब तो हारने के बाद ऐसे ही बहाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक और बात समझिए, ये सब बात जो चल रहा है ना मीडिया में, जो सब चल रहा है ना, तो कांग्रेस के बारे में बात हो रही है, मेन बात यही है। तो जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है वहां पे ईवीएम ठीक है, ये भी तो है। दो अंतर है, समझिएगा चीजों को। बीजेपी और कांग्रेस में, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ और ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं सपोर्टर हूँ जहाँ पे पार्टी मजबूत है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा बहुत सारा दोस्त है, कोई बीजेपी का एकदम घोर समर्थक है, मतलब वो अगर कुछ बोल दे तो मार देगा, उठा फेंक फाक देगा उधर। कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, कुछ ऐसे हैं जो आरजेडी के भी हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं मार्केट में। अच्छा, सापा के भी हैं, आम आदमी पार्टी भी बेचारे चले गए तो उनका भी है, तो सब लोग हैं। अब मान लीजिए कि सब दोस्त है, तो 4 दोस्त है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस वाला अकेले पड़ गया है, तो मैं बीजेपी के साथ हो जाता हूँ कि नहीं नहीं यार कांग्रेस बेकार है वो। जैसे देखते हैं कांग्रेस का मजबूत वही मामला है, अब 4-5 दोस्त कांग्रेस के मिल गए, बीजेपी वाला अकेले पड़ गया है, तब फिर मैं आ जाता हूँ इधर से, नहीं बीजेपी एकदम बेकार है बीजेपी। भाई क्यों सबसे झगड़ा करना है? अब झगड़ा नहीं, क्यों दोस्ती खराब करना है? दोस्ती दो चीज पे खराब होती है, क्रिकेट और राजनीति। क्रिकेट में मान लीजिए आप किसी के विराट कोहली कोई फैन है, कोई धोनी का है, कोई किसी और का है। मेरा ही एक दोस्त है कोहली का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है धोनी, अब मैं बोल दिया एक दिन उसको, हमसे बोलना बंद कर दिया, मतलब लगभग 20 दिन तक। मतलब भाई आओ इधर, छोड़ो भाड़ में जाए धोनी कोहली, आओ हम लोग आओ हम लोग चिकन खाते हैं इधर बैठकर, है कि ना। तो चीजें हैं। बाकी है कि ईवीएम अदर देशों में बहुत सारा जगह है, अब बैलेट पेपर पे बात हो रही है, तो आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो। अच्छा, दूसरी बात भी है, दूसरी बात भी सुन लीजिए इधर। एक और बात, बीजेपी कांग्रेस में अंतर क्या है? बीजेपी अगर जहां हार गई, जैसे मान लीजिए बिहार में बीजेपी हार गई विधानसभा इस बार, मान लेते हैं वैसे, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी तो कैबिनेट में आया है, प्रूफ थोड़ा ना हो गया, अभी कैबिनेट में आया।
अरे कैसे हो जाएगा, राज्यसभा में इनकी कहाँ बहुमत है कि हो जाएगा। वो बैठा हुआ है दिमाग में आपके, मैं समझ गया। आपका है प्रिजुडाइज टाइप के मामला, समझ में प्रिजुडाइज क्या होता है, मैंने पहले से ही आप ग्रसित हैं कि ऐसा हो जाएगा। 2014-19 तक, सॉरी 23 तक बीजेपी जो चाहती करवा सकती थी। अब इस बार जो इलेक्शन हुआ है ना, इसके बाद मामला बीजेपी में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, नीतीश बाबू भी हैं उधर से आइए तेलंगाना वाले भाई साहब भी हैं, समझ में आ रहा है ना। वन नेशन वन इलेक्शन में लॉस है, फायदा भी है लेकिन लॉस भी है। फायदा कि जो पार्टी केंद्र में रहेगी, समझिए कि जब जब होगा मार देगी वो। तो कभी भी राज्यसभा में जो इनकी बहुमत है नहीं राज्यसभा में, तभी तो लाया गया है, अभी तो इस पर बहस चलेगी, समझ में आ रहा है, बहस चलेगी लंबा, राज्यसभा में आएगा मामला फेल कर जाएगा। अभी तो लोकसभा में ही अभी मामला, अभी तो सपोर्ट हुआ ना, अगले बार हटा देगा, सपोर्ट नहीं करेगी। नीतीश कुमार का ही मामला गड़बड़ चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, यही मारेगा इधर उधर, मारेगा, कहानी पलट देगा वो। उसको बनना है प्रधानमंत्री मरने के टाइम में। ठीक है, आइए इधर देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का सिंपल मतलब है कि जो भी हम लोग के यहाँ जो सबसे सुप्रीम व्यक्ति हैं, कौन है, राष्ट्रपति भाई साहब हैं, तो वो कभी भी उसका जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि अंबानी का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। कौन मूवी तो आई थी ना जिसमें बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं, अब जिसमें क्षमता हो वही बनेगा। कौन मूवी थी ना, आनंद, आनंद वाला, जो आनंद वाला जो था, हाँ सुपर 30, जिसमें बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रियलिटी वही है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। चलिए देखिए, राजा के राहुल गांधी भाई, उसको जानता चुनिए, समझना है ना। देखिए कहाँ हैं आप, जो अगर मामला भारत में लोकतंत्र न रहकर राजतंत्र रहता तो राहुल गांधी ही राजा रहता। संजोग है कि हम लोगों को चुनना पड़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई अच्छा इसको नहीं, इसको ला लो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। इधर देखिए, अब उद्देश्य में क्या क्या बात कर रहा है, उद्देश्य में बात कर रहा है न्याय, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियम्बल का अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो न्याय है। भाई न्याय मिलना भी तो चाहिए सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पर न्याय के बारे में क्या बात होती है, न्याय का मतलब होता है कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उन सभी लोगों को न्याय मिले। ऐसा नहीं कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि केवल किसी खास जाति या किसी खास संप्रदाय के लोगों को ही फायदा हो रहा है, अन्य लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। तो न्याय सबको देना है, समाज में रह रहे सभी लोगों को न्याय देना है। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो धन का बंटवारा है वो सही तरीके से होना चाहिए, सबको धन मिले, सब लोग अपने एंजॉय करें। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि भाई सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ठीक है ना। जो लोग बैकफुट पे हैं तो उनको सरकार रिजर्वेशन देकर किसी अन्य तरीके से लाकर उसको फ्रंट फुट पर लाने का काम कर रही है, सरकार लाती है, कर रही है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो राजनीतिक न्याय, जैसे महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था, तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% बिहार सरकार ही लाई है, जिसमें पंचायत में महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। और उसी को तो बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर पावर को सभी लोगों के हाथों में दे दिया जाए। अब भले हम लोग 500 रुपये में दारू पीने के चक्कर में हम लोग वोट बदल देते हैं, अलग बात है, लेकिन सरकार तो यही कर रही है सारा चीज। स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि फ्रीडम, किस प्रकार का फ्रीडम है। तो मौलिक अधिकार में बात की गई है स्वतंत्रता के बारे में, की गई है ना, जिसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में, 6 प्रकार के स्वतंत्रता, कि भाई हम लोग कहीं घूम सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, हम लोग हड़ताल कर सकते हैं। अब हड़ताल करेंगे तो बिना हथियार का हड़ताल करना है, ऐसा नहीं कि AK-47 लेकर चलेगा वहां पे, तो सरकार लाएगी उलाट के मारेगी वहीं पर, ठीक है ना। उसके बाद भारत के किसी भी कोना में घूम सकते हैं, रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर आप बात बताओ, उसको भी भाई मिला देगा, नहीं अब उसमें भी रहो तुम, कोई टेंशन नहीं है, अपना ही है वो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, इन सारे चीजों के बारे में बात। अच्छा एक और बात, शादी करने का अधिकार, अगर सवाल पूछे
शादी करने का अधिकार ये किस में आएगा? अगर कोई पूछे कि भाई, अगर सवाल पूछ दे, पूछा भी उसी लिए पूछ रहा हूं मैं, कि शादी करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद बताइए मौलिक अधिकार में। 20, 21। कन्फर्म है सब लोग? शादी करने का जब उसी में आएगा भाई, जीवन अपना जीवन है ना भाई, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो मेरा अपना जीवन में अपने तरीके से शादी करूंगा, जिससे मन होगा, जिससे मन होगा, ये नहीं कि अब सेम जेंडर में कर, लेकिन मेरा मन है उसमें नहीं करना है ठीक है ना, उसमें नहीं करना है। लेकिन ऐसे सरकार नहीं, फिर सरकार हटा दी। देखिए सरकार की भारत में लोगों का ध्यान भटक रहा है इधर उधर, हटाओ इसको। देख रहा हूँ कि कपल ज्यादा वहीं दिख रहा है सब हर जगह, तो दिक्कत हो जाएगी। समता के बारे में बात कर रहा है। समता का मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी का सिंपल मतलब कि सभी कामों में इक्वालिटी होनी चाहिए। समझ रहे? यही कि इसी सब के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अरे समता समता दोनों बात ही होता है। 3 बार तो मैं बोला हूँ, समता और समानता नहीं, वही होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता का सिंपल मतलब होता है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश को बांटा जा सके, बांटा जा सके। सिंपल बात बोल रहा है, तो हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अच्छा, अखंडता का मतलब जब कोई काम नहीं करेंगे, देश बटेगा ही नहीं, तो भाई अखंड रहेगा ही। अखंड भारत का निर्माण करना है हम लोगों को। व्यक्ति की गरिमा, अनुच्छेद 21 में बात कर रहा है कि भाई कैसा जीवन, गरिमापूर्ण। अब कुत्ता वाला जीवन नहीं जीना है, कहीं खा कहीं सो गए, अच्छा से जीवन जीजिए। बंधुत्व का मतलब भाईचारा वाला भावना रहे सब में, यही बात कर रहा है सारा प्रस्तावना के बारे में। दूसरा बात, अब यहाँ पे एक सवाल आया बाद में, लिख लिए सब लोग। अब इसके बाद सवाल आया कि प्रस्तावना जो है प्रियम्बल, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पे डिबेट आया। तो भाई इसीलिए अगर भारत में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं रहता, तो हो सकता था कि प्रस्तावना में संशोधन होता ही नहीं। पहली बात ये ध्यान देना है। प्रस्तावना में जब एक केस आया, बेरूबारी केस, बेरूवारीवाद, ये आया 1960 में, 1960 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोली कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट बोली, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1973 में आया केशवानंद भारती, ठीक है ना, केशवानंद भारती, भारती केस आया 1973 में। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस देखिए एक तो बात इसमें ध्यान देना है, किसी में बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, आधारभूत संरचना। सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई चलिए ठीक है, अगर एक लाइन में बोला जाए, सिंपल एक लाइन में, तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को ओवरराइड की, और ओवरराइड करके यहां पर बोली कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। सिंपल बात। लेकिन बोली कि भाई संविधान के हम लोग किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसका जो आधारभूत संरचना है, जो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ये ध्यान देने की बात है। कोई दिक्कत समझने में? कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी, उसके तुरंत बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। पहला है समाजवाद, समाजवाद, दूसरा है वही पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता, अखंडता, अखंडता।
कोई दिक्कत समझने में? तो बेरूबारी के साथ में सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है, और प्रस्तावना ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात यह है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव न पड़े। अब क्या है बता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसका मतलब सिंपल है, बेसिक सिंपल बात बोल रही है यहाँ पे कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि एक काम करने के लिए दूसरे काम को लॉस पहुंचा दिया जाए। इसका मतलब जो उसका मूलभूत ढांचा है ना, यहाँ पे वही बात कर रहा है, मूलभूत ढांचा। यहाँ पे इसको कहेंगे देता है मूलभूत ढांचा भी, तो ध्यान देने की बात है। इसमें बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मामला डीपीएसपी मतलब ज्यादा पावरफुल है या मौलिक अधिकार ज्यादा पावरफुल है, इसमें 3-4 केस आए। तो उसमें बोला गया कि भाई बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर बोली इसी के बाद कि भाई ना मिनारवा मिल के 1980 फिर आया, मिनारवा मिल के 1980 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि ना मौलिक अधिकार ज्यादा पावरफुल है, बड़ा है, और ना डीपीएसपी बड़ा है। दोनों में सामंजस्य बैठा कर हम लोग कोई काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी को हम लोग ज्यादा पावरफुल नहीं मान सकते हैं और किसी को कम पावरफुल नहीं मान सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ, मूलभूत ढांचा का सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में दूसरे को लॉस नहीं करना है। मान ली कि मौलिक अधिकार को ज्यादा पावरफुल करने के चक्कर में डीपीएसपी को उसको डिक्लाइन नहीं करना, इसको डिमोलाइज नहीं करना होगा, सभी लोगों को बैलेंस करके काम करना होगा। यही होता है मूलभूत ढांचा। किसी कोई डाउट है समझने में यहाँ पे? तो नहीं है तो लिखिए और उसके बाद लिखिए। ठीक है, बोले। अगर पूछे दिया कि संविधान की आत्मा कौन है, तो हाँ, अगर बी आर अम्बेडकर लगा पूछे कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा बोले हैं उन्होंने, तो उन्होंने बोला है मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज के बारे में जो बात कर रही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें उन्होंने उनको बोला है क्या, संविधान की आत्मा। अगर जब तक उसमें नाम ऐड नहीं होगा अम्बेडकर जी का, तब तक आंसर यही होगा। जब उसमें नाम ऐड हो जाएगा कि किसने अब बहुत बोला है, तब होगा अनुच्छेद 32। कभी कभी क्या करता है कि अनुच्छेद 32 न देकर मौलिक अधिकार डीपीएसपी दे देगा, तो मौलिक अधिकार पर आंसर लगाएंगे। किसी कोई डाउट समझने में? तो लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि प्रस्तावना, लिखेंगे प्रस्तावना में प्लस यहां से लिखेंगे संविधान सभा की, लिखेंगे संविधान सभा की, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे आगे चलकर, जिसे आगे चलकर, जिसे आगे चलकर प्रस्तावना कहा गया, ये आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया, आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया। नेक्स्ट पर लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, जिसे, जिसे
26 जनवरी 1950 को, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू की गई, लागू की गई। बनाना, अंगीकृत कोई अंगीकृत, इसमें 3 शब्द है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो उसका मतलब वही है कि भाई उसको उसमें ऐड किया गया, उसको लागू किया गया, बस सिंपल। अंगीकृत मतलब वहां पे लागू करना, सिंपल ही बोल रहा है। अब लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के स्वरूप, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना के स्वरूप। प्रस्तावना के स्वरूप, पहला लिखेंगे उसमें प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न लिखेंगे इसमें। प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि, प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत, भारत अपना खुद का निर्णय लेने के लिए, भारत अपना खुद का निर्णय, खुद का निर्णय के जस्ट बगल में लिखेंगे ब्रैकेट में आंतरिक या बाहरी, आंतरिक या बाहरी, खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे लिखेंगे समाजवाद। समाजवाद, इसमें लिखेंगे इसे संविधान में, इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन, इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे इसी में भारत का समाजवाद, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, न कि साम्यवादी समाजवाद, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी कम्युनलिज्म, साम्यवादी समाजवाद है, जिसमें, इसी में लिखेंगे जिसमें, हाँ हाँ इसी में, जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जिसमें उत्पादन के साधनों पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण, पूरा नियंत्रण सरकार, उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। नहीं, अब समझिए, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो बात कर रहा है समाजवाद को, समाजवाद को जो मैं यहाँ पे बात की जा रही है, समाजवाद का मतलब ही होता है कि भाई जो धन का बंटवारा हुआ है, जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, जो संसाधन है, तो भाई इस संसाधन का उत्पादन होगा ही होगा, किसी न किसी तरह संसाधन का उत्पादन किया जाएगा। तो जो अगर अर्थव्यवस्था को थोड़ा यहाँ पे जोड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो क्या बोलता है कि भाई उस देश में जो भी संसाधन है, इस संसाधन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इस संसाधन मतलब उस देश में जो भी चीजें हैं उपलब्ध हैं,
ठीक है ना, उस देश में जो भी चीजें उपलब्ध है तो उस उपलब्ध चीजों पर किसका मालिकाना हक रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बोलता है कि भाई जो उस देश में संसाधन है उस पर पूरा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का होगा, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपुल का होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। यानी सिंपल बोल रहा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट व्यक्ति का ही किसी न किसी व्यक्ति का वहां पे अधिकार होगा। जब हम लोग बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बोलता है कि जो भी वहां उस देश में संसाधन है, जो भी उस देश में संसाधन है, उस देश के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ही है जो सभी लोगों के बारे में सोच सकती है। कोई निजी व्यक्ति पूरे उस देश में रह रहे हैं, उस समाज में रह रहे हैं, सभी लोगों के बारे में नहीं सोच सकती है, लेकिन जो सरकार है अपने पूरे प्रजा, पूरे जनता के बारे में सोचेगी। तो वैसे चीजों का यहाँ पर उत्पादन करेगी जो उसका उपयोग सभी लोग अच्छे से कर सके, उसकी कीमत ऐसे निर्धारित करेगी कि सभी लोग उसको एफोर्ड कर पाए। और दूसरा लाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसको लाने के पीछे क्या कारण था, कहीं ना कहीं इसमें लूप होल होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो फिर लाया गया इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था को, तो इसमें कुछ ना कुछ लूप होल होगी। फिर लाया गया कहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी को, और बोला गया कि अगर कोई भी देश को अगर विकसित होना है, किसी भी देश को विकसित होना है, तो वह देश तभी विकसित हो पाएगा जब वहां पर वो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएगा। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई तो यूएसए तो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं अपनाया है, तो फिर वो कैसे विकसित है। क्वेश्चन तो यहाँ पे एक है, राइज हो सकता है, समझिएगा। इसी के चलते तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है 1929 में जो सबसे बड़ा महामंदी आई थी, एकदम यूएसए क्या लगभग पूरा आधा यूरोप जो है वो बर्बाद होने का कगार पे था। और इसी के बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना एक स्टेटमेंट निकाला, और उस वर्ल्ड बैंक ने बात बोली भी है कि भाई जो भी संसाधन है, उस संसाधनों पे जो भी चीजों का उत्पादन किया जा रहा है उसमें सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो समझिए वो देश बैलेंस तरीके से चलेगा। और उसके बाद, क्योंकि इसको जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसको बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, कि सब लोग उसमें उत्पादन कर रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सही भी एक तरीके से, लेकिन बोला गया अगर बहुत अच्छा था तो फिर ये आ कैसे गया मंदी आ कैसे गया, अगर अच्छा ही था तो मंदी आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल है मामला। अब सब लोग उत्पादन ही करेंगे तो भाई कौन खरीदेगा, ये भी तो सोचना है। अच्छा, इसको लाया गया तो बोला कि भाई सरकार जब सब कुछ करेगी तो फिर तो दिक्कत है ना, सरकार सब कुछ करेगी, क्योंकि जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वाला जो मामला है, ये पार्टी राइटिस्ट है, ये पार्टी लेफ्टिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी लोग लेफ्टिस्ट हैं, जितने भी लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, जिसका माइंड सेट लेफ्टिस्ट है, वो हमेशा चाहेंगे कि पूरे उस देश के जितने भी संसाधन है, जितने भी चीज है, उन सारे चीजों पे, सारे संसाधनों पे पूरा नियंत्रण सरकार का हो। लेकिन जो राइटिस्ट माइंड जो धारा के लोग होंगे वो बोलते हैं कि नहीं, पूरा चीज पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण कुछ हद तक रहे, जरूरी भी है, रहना भी चाहिए, उसके साथ प्राइवेटाइजेशन होना भी जरूरी है देश में, तभी देश वो विकसित हो पाएगा। इसीलिए दोनों में, भारत में जो बीजेपी है वो राइटिस्ट पार्टी है, उसका जो माइंडसेट है राइटिस्ट है। जो कांग्रेस है, संयोग से कांग्रेस सेंटर में है, ना ज्यादा लेफ्टिस्ट है ना ज्यादा राइटिस्ट है। और जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो लाल सलाम सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस टाइप के जो लोग हैं वो लोग हैं लेफ्टिस्ट। इसीलिए जब वो लोग उसका कोई नेता आएगा कहीं पे, वो जो बात करेगा तो हमेशा बात करेगा गरीबों के बारे में, भूखमरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, ठीक है ना, कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। जब राष्ट्रीय पार्टी कोई आएगा तो राष्ट्रवाद के बारे में बात करेगा, राष्ट्रवाद चाहिए, ये चाहिए, मजबूत करना है। ये लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में भरा है वो सब सारा चीज। जैसे मान लीजिए कि भाई साहब अपने थे कन्हैया जी, कन्हैया कुमार बिहार के, तो पहले था सीपीआई का, तो देखिए जब उसके भाषण में हमेशा बात होगा दलित के बारे में, गरीब के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में,
सरकार ये नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, ठीक है ना। और वहीं उसके जगह पर कोई माने कोई बीजेपी का आ गया, वो बोलेगा नहीं पहले राष्ट्र है, जय माता दी, गाय माता जी, बैल पापा जी, है ना। अब जब कांग्रेस आएगी तो दोनों लोगों के बारे में बात करेगी, तो ठीक है जय माता दी बोल लो धीरे से, इधर इधर से राष्ट्रवाद भी जय माता दी करवा दो, दोनों मतलब अपना तो ठीक है, मैं हूँ सब अच्छा है। ये सब है, थोड़ा चीजों को छोड़िए, ये सब कहानी, समाजवाद पर आते हैं हम लोग। हाँ तो वो तो कहाँ तो भारत समाजवादी है कहाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दोनों लोग मिलकर देश को चलाएं, तभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है। हो क्यों रही है? भारत में अभी रिपोर्ट है, भारत में ये जो भारत में इतनी गरीबी जो बेरोजगारी दिख रही है भारत में आज ना, उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है। इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक है, भले लोग नहीं मानेगा, बहुत अर्थशास्त्री भी बात बोलते हैं और लोगों को मानना पड़ेगा, केवल सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए, कहानी खत्म हो गई उन लोगों की। अरे भाई कहाँ हैं आप? सरकार लाई तो जो आप क्या किए हैं उसके लिए, आपके पास क्या मान ली कल कंपनी आ जा रही है बिहार में, आप कुछ बेस पे आपको रखेगी कंपनी, क्या क्वालिफिकेशन है? उसी को तो बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्यों बोला जाता है स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या होता है कि भारत में अभी भी रोजगार की कमी नहीं है, समझिए पहली बातें है, भारत में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो रोजगार पाने के लिए जो हम लोग क्वालिफिकेशंस मांग रही है जो कंपनियां जो लोग मांग रही है ना, वो हम लोग के पास है ही नहीं। अब मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस में, अरे भाई भारत में कहीं भी नौकरी कीजिए, ये प्रशांत किशोर का सुने हैं क्या, हवा पानी, ये जन सुराज वाला का, प्रशांत किशोर का कि हाँ आएंगे तो पूरा प्रशांत किशोर का हिस्ट्री जानते हैं आप? थोड़ा उनका पढ़िएगा हिस्ट्री, आप बहुत कुछ पढ़ा हूं मैं। हवा पानी देने से काम नहीं, सुनिए देश चलाने के लिए बहुत एक सुनिए, देश छोड़ दीजिए, आपके परिवार में आपके पापा अगर मालिक हैं और आपके साथ दो परिवार चल रहा है ना, जिस दिन आपके पापा मालिक से हटेंगे आपके पूरे परिवार उसी को गाली देगा। जब एक परिवार संभालने में हम लोग की हालत खराब हो जा रही है, जो एक परिवार हम नहीं संभाल पा रहे हैं अपना 5 10 20 आदमी का परिवार, तो जो आदमी बैठ कर पूरा देश संभाल रहा है सबके बारे में कैसे सोचेगा? सब लोग कैसे कर, अब सब लोग चाह रहे हैं कि मेरे अनुसार सारा काम हो, मेरे अनुसार सारा काम हो, नहीं हो पाएगा ना। और दूसरा बात है वो सबका माइंड सेट अलग है, बीजेपी का सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी में सबसे बड़ा कमी इसी बात का है कि वो सब चाहते हैं कि लोग इंडिपेंडेंट बने, डिपेंड ना रहे किसी पे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन दिक्कत है, सुन लीजिए दिक्कत है उसमें भी बता रहा हूं, उसमें दिक्कत ये भी है कि भाई हम लोग पूंजी नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, आपके पास 10 लाख रुपया, आप में क्षमता नहीं कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करें, डर से नहीं करेंगे कि डूब जाएगा पैसा मेरा। अब देखिए अभी मिल जाएगा 20 हजार का नौकरी, चलो मार देते हैं उधर, कोई बात नहीं, 8 घंटा रहेंगे एकदम, बॉस का माँ बहन सुनेंगे गाली सुबह शाम, लेकिन खुश रहेंगे। यही होता है प्राइवेट में, प्राइवेट में मैं कर रहा हूँ ना काम, जहाँ पे इससे पहले कंपनी जो मतलब मैं था जहाँ पे, वहाँ पे टारगेट मिलता था कि अगर नहीं हुआ ये तो समझना है, आइए मीटिंग मीटिंग कीजिए, जो है ना पंचायत में खूब कीजिए मीटिंग मीटिंग, वही होता था मीटिंग। हर क्लास के बाद, हर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद रिव्यू लिया जाता है सारे टीचरों का कि इसका क्या रिव्यू है, टारगेट फिक्स होता था अगले सप्ताह में क्या क्या करना है। सामने जाना है तो रोना भी है बीच बीच में बच्चों के सामने, सच बता रहा हूं मैं, ताकि रोने का मतलब, अरे भाई रोने का आंसू गिराना थोड़ा होता है, रोने का मतलब इमोशनल बात करना है कि ये है कंपनी लॉस में है, दुका है, हवा पानी, एक मैं बोलता हूँ हंसी आ गई बीच में। अब भाई लाइफ में देखिए दिक्कत ये है, मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं एक बहुत बड़ा फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी मिडिल एकदम नॉर्मल फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कोई दुख देखा नहीं है, रियलिटी है। मेरे पापा देखे होंगे, देखे भी हैं, मैं जानता हूँ, मेरी मम्मी देखी होगी, मेरी बहन भी देखी होगी, मैंने अपने लाइफ में कभी दुख नहीं देखा है कि मैंने दुख क्या होता है, पैसे की कमी हो गया चाहे किसी भी चीज का, मेरा गार्जियन पूरा अच्छे से। अब मुझे जब दुख देखा नहीं हुआ तो कैसे दुख फील करूंगा?
दुख तभी फील करेगा कोई जब कोई दुख या तो गुजरा होगा या देखा होगा। पिछले मैं शुरुआत से बाहर रह रहा हूँ, मैट्रिक से ही बाहर रह रहा हूँ, मैं कहाँ घर के बारे में जानता हूँ कि क्या होगा। रोटी सब्जी खा रहा हूँ, घर में फोन क्या खाना है, रोटी सब्जी, कोई बात नहीं, इधर चिकन चल रहा है। तो भाई अब मैं बोल रहा था, मुझे हंसी आ गई बोलते बोलते। मैं तुरंत क्लास को हटा, कैमरा के सामने क्लास कैंसिल करवा दिया। मैंने मैसेज करवाया कि डाल दो टेक्निकल एरर है। ऑनलाइन में एक फायदा होता है टेक्निकल एरर बोल दो, लड़के खुश होते हैं भाई चलो टेक्निकल एरर है। उसके बाद अब वीडियो तो भाई 22 लोग बैठा है वहां पर, यही देखने के लिए कौन टीचर क्या बोल रहा है क्लास में। एक भी बात आप बोल नहीं सकते हैं कंपनी के अलावा। ईटे कंपनियां हैं, वो सब करोड़ों का बिजनेस, वहीं सब उसका पूरा काम चल रहा है। ठीक है ना। अब बुलाया मुझे HR डिपार्टमेंट, आइए सर उधर आइए, आपका आज थोड़ा, मैं समझ गया कि आज तो मैं अब बोला कि मैं अब यहीं से मूड बना कर गया थोड़ा, एकदम चेहरा बना करके लगे कि बहुत दुख में हूं मैं। अब गया मैं इसी तरह में, बैठिए। आपने ऐसे बोला कि अरे सर वो, मैं कुछ बात मैसेज देख रहा था, एक लड़का मैसेज किया, तो उसी में मुझे हंसी आ गई देखकर। वो मैसेज सच में मैसेज किया, लेकिन मैं देखा नहीं था, मैं ऐसे ही बोल दिया कि मैसेज आया था, एक लड़का ऐसे कुछ बोला था, और उस पढ़ कर मुझे हंसी आ गई, मैं क्या करूँ। बोला कि नहीं सर, मतलब ऐसे कैसे होगा। उसे पेनाल्टी लगा 2500 रुपया, 2500 रुपया पेनाल्टी। दूसरा बात, वहाँ पे हर चीज़ पे पेनाल्टी है, क्लास टाइम पे नहीं पेनाल्टी, इवेंट नहीं गया टाइम पर पेनाल्टी, क्लास लेट से छोड़े पेनाल्टी। मतलब मेरा सैलरी जितना बनता था सब टीचरों का, मेरा ही नहीं सारे टीचरों का, उसमें 2-4 हज़ार रुपये पेनाल्टी में ही चला जाता था। अब बाद में मैंने जो पेनाल्टी लगाता था, अंकुश नाम है उसका, मैंने गया उसके एक दिन बैठा, मैंने बहुत दुख के साथ बोला कि सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मानी मेरे पास पैसा रहता तो मैं क्यों काम करता है सब, सब मेरा पैसा मत काटिए, बहुत दुख होता है। अब मैं किसी तरह बोला, मैं बोला बोल ही देता हूँ, जो होगा सो होगा, कम से कम पैसा तो मिलेगा। पैसा मिले, रोने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है उतना। अंकुश बोला कि ठीक है, सॉरी अंकुश सर बोले कि ठीक है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सर, हम सब बोनस दिलवा दो सर, दो। वहाँ पे दीजिए लीजिए नहीं होता है, दिलवा दो करवा दो ऐसे होता है। यहाँ पे इसलिए इसलिए बोलने में दिक्कत हो जाए, कोई कौन मार दौड़ दे, क्या बोल रहा है भाई तू। मैंने बोला कि ठीक है सर करवा दो मेरा, तो 2 बोनस दिलवाया, 2500 कटा था, 500 रुपये फायदा आ गया। और फायदा देने के लेकर घर जाना है, सर 500 फायदा लाओ, कुछ मंगवा लो फिर। वैसे 500 वहीं खा पिया ऑफिस में, खा पी गए। हमारे चलो ठीक, हम मेरा पैसा कटा नहीं, आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब किसी के साथ जुड़ेंगे ना काम करने के लिए, तब आपको लगेगा कि भाई इतना आसान नहीं है काम कर पाना कहीं पे। आपका ईगो अपने साइड में रखना पड़ेगा। ईगो लेकर है मैं फाड़ दूंगा, नहीं फाड़ पाएंगे, वहीं फाड़ेगा पहले। ईगो लेकर अब काम नहीं कर। अब मैं जानता हूं कि प्राइवेट में जब से काम कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में, मुझे पता है कि भाई कुछ भी हो जाए, ईगो साइड में रखो। हाँ बाहर निकलो, गलिया लो, जितना मोनो फ्रस्ट्रेशन निकाल लो गलिया कर बाहर, अकेले में, या किसी के टीचर के सामने गलिया लो। मालिक मालिक है ना भाई, मेरे जैसे जैसे कम से कम 60 टीचर पढ़ाते हैं उसके यहाँ, 60 टीचर। दिल्ली में, इलाहाबाद में 40-100 टीचर पढ़ाते हैं, जिसका सैलरी 1.5-2 लाख रुपया उतना दे रहा है। 200 लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग है, बोले यहाँ पे लोग चले गए ना, क्लास जितना देर में यहाँ पे चलेगा ना, वहाँ बंदा बैठा रहेगा, सब देखेगा, हिम्मत नहीं को उठ जाए चेयरों पर जब तो टीचर का क्लास चल रहा है। ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। जो 500 लोगों का रोजगार दे रहा है, वो आपको हिलने देगा थोड़ा, काटेगा वहीं पर बैठकर पहले। यूपी पुलिस का क्वेश्चन, यूपी को पुलिस का क्वेश्चन लीक हो गया पिछले साल, हम लोग कैमरा के सामने थे डिस्कशन करवाने के लिए, जो हम लोग का मालिक रोने लगा, सच में रोने, आंख से आंसू गिरने लगा। मैं तो उसके पीछे था, मुझे हंसी, मैं ऐसे मुंह दब के, वीडियो में आया भी है, मैं ऐसे दब के पीछे घूम गया हूँ। अरे भाई कैसे सहानुभूति गेन कैसे होगा, तभी तो उसके बाद 4 करोड़ का बिजनेस हुआ। रोने से अगर बिजनेस हो रहा है तो क्या दिक्कत है। सुरेश सर एक है, सुरेश यूपी के टीचर बहुत मानते हैं मुझे, नहीं यहाँ पे नाम नहीं। तो मैंने वहाँ पे सुरेश सर थे, उन बहुत समझाए मुझे, एक बार बुलाकर इधर आओ कि कंपनी ज्वाइन किए हो, सब कुछ रूल बुक है, इसको फॉलो करो।
तुम जो बार बार हंस दे रहे हो, अरे भाई मैं दुख में क्या मन रहा हूँ, दुख होगा तो देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब अभी दुख नहीं है तो खुश रहो, जब दुख होगा तो रो लेंगे। अभी से क्यों रोने का प्रैक्टिस करें फालतू का, कि चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं होता है, कोई किसी को नहीं पूछता। आप कितना भी दुख में है, रो रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसीलिए अपना दुख है अपने सीमित रखिए और इंजॉय कीजिए लाइफ। दुख में एक ही आदमी साथ दे सकता है, आपका माँ बाप। शादी है तो पति पत्नी, अगर पति पत्नी ठीक है तो दोनों देगा, नहीं है तो माँ बाप तो देगा ही। आप कितना भी नालायक बेटा है या बेटी हैं, माँ बाप आपको छोड़ेगा नहीं, देगा ही देगा। वो समझ रहे कि ये कंपनी डुबाएगा मेरा, लेकिन फिर भी देगा कि चलो ठीक है कर लो, यहीं ना भाग बाद में खाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई आपका नहीं है। या तो आपका कोई दोस्त है जो बहुत क्लोज है, मतलब इतना क्लोज है कि वो आपके लिए जान दे सकता है। और ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, दोस्त में, जिसको पता है कि झगड़ा हो गई, मान ली इनसे मुझे मारेंगे, वो आएगा वो भी पीटेगा, फिर भी बंदा आएगा आपके साथ कि चलो ठीक है मार खाएंगे लेकिन साथ में खाएंगे। ऐसे लोग भी रखना है लाइफ में। कुछ लोग वही सब काम देगा, नहीं तो और कोई तो हवा पानी देगा। और ठीक है आता हूँ मैं, लात खाइए तब तक आप, बाद में आता हूँ मैं है कि ना। लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं सच बता, ये सब बता रहा हूँ इसलिए ना कि लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपका बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत पैसा, करोड़, 1 करोड़ कमा लेंगे आप, लेकिन आदमी और आपके साथ एक आध दो लड़का, एक दो लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए अच्छे लोग में लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि आपके सामने आपके मुंह पे उधर गया तो आप कहीं बेकार है, वो दिक्कत है। तो बाकी चल रही है कंपनी, लिखिए पैसा तो है नहीं अपने पास, खुश रहिए ऐसे ही। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलिए आगे लिखेंगे। समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लिखेंगे। पंथ निरपेक्ष लिखेंगे। धर्मनिरपेक्ष को भी, धर्मनिरपेक्ष को भी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बात बराबर है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष का मतलब, धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब यह है कि, या यह होता है कि राज्य किसी भी धर्म को, राज्य कोई भी राज्य किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा, किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा। सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समान रूप से व्यवहार करेगा, किया नहीं जाए, करेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था लिखिए, जो भी है। लोकतंत्र लिखेंगे। इसका मतलब, इसका मतलब इसका मतलब देश का, देश के शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था का पूरा शक्ति, पूरा शक्ति उस देश की जनता में निहित है, उस देश की जनता में निहित है, या देश के जनता के हाथों में है, देश की जनता के हाथों में है। ठीक है, आगे लिखेंगे गणतंत्र। गणतंत्र लिखेंगे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को गणतंत्र में लिखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं भारतीय संविधान, हाँ, गणतंत्र का अर्थ,
गणतंत्र का अर्थ, गणतंत्र का अर्थ यह है कि, गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख, यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए, चुनाव के जरिए, उसके जस्ट बगल में लिखेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चुनाव के जरिए, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, सत्ता में आता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे इसी में, भारत का प्रमुख का पद, भारत के प्रमुख का पद, प्रमुख यानी राष्ट्रपति, भारत के प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है, पद वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है। न्याय में अब उद्देश्य में लिखेंगे प्रस्तावना का उद्देश्य, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य। तो न्याय में तो पता है कि भाई न्याय 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में लिखेंगे स्वतंत्रता, लिखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर, लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति, लोगों की किसी प्रकार की गतिविधियों पर, लोगों के किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति, रोक टोक की अनुपस्थिति, रोक टोक, हाँ, रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए, तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, स्वतंत्रता, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वतंत्रता जैसे, जैसे अभिव्यक्ति, विश्वास, अभिव्यक्ति कौमा विश्वास कौमा धर्म और उपासना, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में, इसके हनन के मामले में सुरक्षित करती है, इसके हनन के मामले में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, जैसे भी लिखना है। मामले में आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे उसके बाद समानता, समता, समता, लेकिन समता का अर्थ, समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए, समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार,
समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना। ठीक है। हाँ, इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन इतना, अरे पहले सुन लीजिए मेरा भी, एक बार सुन लेता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उतना मैं डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ें हैं सबको समान रूप से प्रदान करना है। समता का मतलब होता है कि समता यानी इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है देना है, उसको भी हटाकर सिंपल जो बोल रहा हूँ लिखना है चुपचाप। राष्ट्र की एकता और अखंडता, आपको क्या लग रहा है कि मैं ऐसे थोड़ा यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जितना काम चल रहा है चलने दीजिए। कौन सा यहाँ पर डिग्री मिलेगा पीएचडी का? मिशन आई आप लोगों को डिग्री दे दिया, पीएचडी कर लिया आप लोग यहाँ से। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए बात समझिए, पॉलिटी में समता और समानता दोनों एक ही चीज होता है, पहले तो समझना है। लेकिन जब हम लोग इसको इकोनॉमी में बात करेंगे तो समता और समानता दोनों अलग अलग चीजें होती है। वहां पर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें होती है, क्योंकि वहां पे बात होता है धन के डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे समता, चल कहाँ चला गया समता, ठीक है ना, तो यहाँ पे बात बराबर ही होता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा बाइफरकेट करें तो वही मैंने बता दिया है कि इक्वालिटी का सिंपल मतलब होता है कि धन का बंटवारा बराबर तरीके से करना, वो ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं है। और इक्विटी का मतलब होता है कि भाई जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देना है। जैसे मान ली किसी के पहले से 5 रोटी खाकर बैठा, उसको 2 रोटी 7 रोटी सबको देना है, और किसी ने शुरू में 2 ही रोटी खाया है तो उसको 5 देंगे, और जिसको 5 पहले से ठूस लिया है तो उसको 2 देंगे। सिंपल यही है। और जो 7 खाकर बैठा है उसको मार के भगाएंगे वहां से, है ना। दूसरा बात देखिए, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, पहले लिख लीजिएगा यहीं। राष्ट्र की एकता और अखंडता का सिंपल मतलब होता है कि हम कोई भी लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का बंटवारा हो सके, या देश के जो क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे। सिंपल बातें हैं कि जो देश की इंटीग्रिटी है उस पर किसी प्रकार से कोई हम लोग उस पर प्रहार नहीं करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का बंटवारा हो जाए, देश में बंटवारा हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा बात है व्यक्ति की गरिमा, हम लोग इसको मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति की गरिमा। इसका मतलब होता है कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जिसमें बोलता है कि भाई सबको जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीवन? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है सबको। ते होता है व्यक्ति की गरिमा। जो जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने बता दिया है कि ये सब चीजें हैं, कौन से शब्द कब जोड़े गए यहाँ पर बता दिया गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसको लिखवा दूं कि आप लोग समझ जाएंगे? इसको लिखवा दें तो लिखिए। हाँ वो हटा दो, हटाइए, नहीं लिखिए यहाँ पे। हाँ भाई काट दीजिए, वो कौन सा लग रहा है एक पेज काटने में दिक्कत है। लिखिए यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, जल्दी लिखेंगे क्योंकि मैं निकलूंगा 4 मिनट में। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट कि बेरूबारी केस या बेरूबारीवाद 1960, बेरूबारीवाद 1960 में
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हो गया। आगे पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम वर्सेज होता है जिसको, बनाम केरल राज्यवाद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को बदल दिया। बनाम केरल राज्यवाद, हाँ केरल राज्यवाद 1973। अगर नहीं इसलिए लिख ले केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदलते हुए, हाँ अपने निर्णय को बदलते हुए या अपने निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचा में, लेकिन उसके जो मूलभूत ढांचा है या उसके जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न हो। उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न हो। ठीक है, आगे लिखेंगे। अब स्टार मार के लिखेंगे, ऐसे स्टार समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है जो स्टार मार लिखेंगे। इसके तुरंत बाद फास्ट हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है आप लोगों को फास्ट चल रहा है? एकदम आराम चल रहा हूं। इसके तुरंत बाद 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए या जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन है, कौन कौन है? तो लिखेंगे इसमें, यही लिखा तो हूं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पद निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पद निरपेक्ष और अखंडता। अब हो गया। उसके बाद आगे लिखेंगे, फिर से स्टार मार के, एएन पालकीवाला। एएन पालकीवाला, हाँ एन ए ऐसे होता है ना, एन ए पालकीवाला, एन ए पालकी नाम है ये पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को, हाँ नाम है भाई पालकीवाला, एक साथ पालकीवाला ने एक साथ इसको बोलना है, नाम है। एन ए पालकीवाला व्यक्ति का नाम है। तो भाई साहब ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा नाम लिखेंगे अल्लादी, अल्लादी समझ रहे हैं ना, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। दीर्घकालिक सपनों का विचार यानी आने वाले समय में कि हम लोग का संविधान कैसा होगा, दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है।